मैं तेरे इश्क में एपिसोड 2। आकर्ष का ध्यान भी दरवाजे पर ही था। 2 पल वो उसे यूं ही देखता रहा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है दाई मैं चलता हूँ, उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए दाई से कहा तो उस लड़की की नजरें भी उसी वक्त उसकी तरफ उठी। दोनों की नजरें मिलती उससे पहले ही आकर्ष ने नजरें फेर ली। वो लड़की फिर भी मुस्कुराकर नीचे बैठ गई और दाई माँ के साथ काम करवाने लगी। अब अचानक से तेरे जाने का मुहूर्त भी हो गया, कब से तो यूं ही टहले जा रहा था। लगता है इसे इसके भगवान से छुट्टी और तेरे कदमों को तुझसे राहत दोनों को एक साथ मिली है। उनकी बात सुनता सुनता ही बाहर दरवाजे तक आ गया। नहीं मैं पलट कर नहीं देखूंगा। वो खुद को अंदर की तरफ देखने से रोक रहा था। मत पलटिएगा हमारी तरफ, मत दीजिएगा उन उम्मीदों को हवा जिनकी किस्मत में ही दम तोड़ना लिखा है। वो लड़की मन ही मन बोलती हुई दरवाजे की तरफ देख रही थी। वही आकर्ष खुद से ही लड़े जा रहा था और फिर दिमाग ने दिल से हार मान ली और वो हल्का सा पलटा। उसके पलटते ही 100 की स्पीड से उस लड़की ने अपनी नजरें दाईमा की तरफ घुमा ली तो आकर्ष भी मुस्कुराकर अपने होठों को दांतों में भींचते हुए बाहर आ गया। आकर्ष ने अपने हाथों में वो पोटली रखी हुई थी। मैं वो हूं जो राख से लाख बनने की हिम्मत रखता है। मेरा जन्म हार से हुआ है तो जिंदगी में जीत होनी तो पक्की है। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सहारा नहीं साथ चाहिए था और अब ये आसमान मैं नहीं ये आसमान मुझे छुएगा। कहते हुए उसने उस पोटली को अपनी जेब में रख लिया। एक जुनून था उसकी आंखों में जो हर नशे पर भारी था। इन मुसीबतों को कहो कि ठंडी ना होए, अब खून गर्म है मेरा जिसमें इनका जलना अब तय है। सुबह से शाम होने तक वो कई लोगों से मिला। कपूर इंडस्ट्रीज के कई बिजनेस वर्ल्ड वाइड फैले हुए थे जिनमें एक बिजनेस था होटल एंड रेस्तरां का। उसने कई लोगों से मिल अपनी सोच और बिजनेस आइडियाज शेयर किए लेकिन हर कोई पैसे इन्वेस्ट करने के लिए गारंटी के तौर पर कुछ मांग करते। कोई उसे किसी प्रॉपर्टी के कागज की डिमांड करता तो कोई किसी कीमती चीज की, लेकिन फिलहाल आकर्ष के पास ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक नहीं थी। किसी और का सहारा चाहिए ही नहीं, अब मुझे मेरे पंख उड़ना सिखाएंगे। सामने दीवार पर एक खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी। आकर्ष ने सोच लिया था अब उसे क्या करना है, लेकिन उसके लिए कम से कम उसे 1 लाख रुपए की जरूरत थी। कुछ सोचता हुआ वो मार्केट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक ज्वेलरी शॉप के बाहर था। एक गहरी सांस लेकर वो अंदर चला गया। उस ज्वेलरी शॉप का एक कर्मचारी आकर्ष को अच्छे से जानता था। उसे देखते ही वो जल्दी से अपना काम छोड़कर दूसरी तरफ आया और उसके बैठने के लिए जगह को साफ करने लगा। रहने दीजिए रहीम काका, अब इन सब की ना ही आदत है मुझे और ना ही कोई जरूरत। क्या हुआ मालिक, कुछ गलती हो गई हमसे? रहीम काका ने कहा, लेकिन तभी वहां उस शोरूम का मालिक वहां आया और चीखते हुए बोला, अगर किसी की पर्सनल नौकरी करने का शौक है तो उसके साथ ही चले जाना यहां से, मुझे भी जरूरत नहीं कामचोर लोगों की। उसका भड़कना आकर्ष को बुरा लगा, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि रहीम काका के लिए, क्योंकि जब भी वो पहले इस शोरूम पर आता था तो सामने बैठा इस शोरूम का मालिक ही रहीम काका को उसकी जी हजूरी के लिए उसके पास खड़ा कर देता था। कुछ गलती नहीं हुई आपसे रहीम काका, बस कुछ गलत इंसानों की मेहरबानी है मुझ पर। फिलहाल आप अपना काम कीजिए। आज मुझे आपकी जी हजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं यहाँ से कुछ खरीदने नहीं बल्कि कुछ बेचने आया हूँ। आकर्ष ने उनके कंधे पर हाथ फैलाकर कहा तो रहीम काका हाथ जोड़ते हुए वहां से चले गए। तो बताइए आकर्ष जी, क्या लेना चाहेंगे आप? डायमंड ज्वेलरी दिखाओ या कुछ और स्पेशल फॉरेन मेड? उस शोरूम का मालिक सुंदर लाल व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला तो एक हल्की सी मुस्कुराहट आकर्ष के चेहरे पर भी आ गई। खरीद तो बहुत कुछ रखा है आपसे, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि बेचने वाले तो जमीर भी बेच देते हैं। आकर्ष ने तंज भरे स्वर में कहा तो सुंदरलाल की सारी हंसी गायब हो गई। उसे याद आ गया जब वो आकर्ष के तलवे चाटते हुए उसे अपने शोरूम में रखा एक से एक बढ़िया पीस दिखाता था और आकर्ष बिना एक नजर देखे ही अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर बस वो चीज फाइनल कर देता था। करोड़ों की शॉपिंग आकर्ष एक ही दिन में कर लिया करता था। फिलहाल मैं यहाँ कुछ खरीदने नहीं बल्कि कुछ बेचने आया हूँ, कहते हुए आकर्ष ने अपने हाथ में बांधी हुई घड़ी सुंदरलाल के सामने कर दी, जिसे देखते ही उसकी आंखें चौंध गई। पर यह घड़ी तो काफी कीमती है और बाहर विदेश की है, इसकी कीमत मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? इस घड़ी की कीमत के बराबर तो यहाँ पर रखे 50 ज्वेलरी सेट से भी ज्यादा होगी। सुंदरलाल ने नजरें घड़ी पर टिकाए ही कहा, मैंने कब कहा कि मुझे इस घड़ी की कीमत चाहिए? मैं तो इसे बेचने आया हूँ, आपको इसकी जितनी कीमत लगानी है लगा दीजिए। आकर्ष ने कहा तो सुंदरलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। करोड़ों की चीज आकर्ष कौड़ियों के भाव में बेचने के लिए तैयार था, जिसे देख अब उसका दिमाग भी चालबाजी पर आ गया था, इसलिए अब उसे भी मोटी मलाई चाहिए थी।
2 लाख, इससे ज्यादा तो मैं इस घड़ी का तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। उसने जल्दी से घड़ी अंदर की तरफ करते हुए कहा तो अगर व्यंग से मुस्कुराया और बोला ठीक है, लेकिन आज आपने ये तो बता ही दिया कि एक हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। अगर उसे किसी कुम्हार के पास लेकर जाया जाए तो उसके लिए तो वो मिट्टी के बराबर ही है। खैर 2 लाख में ये घड़ी आपकी। आकर्ष की सारी बात सुंदर लाल के सिर से फ्लाई कर गई, लेकिन आखिरी बात उसे कम से कम 10 बार सुनाई दी। उसने तिजोरी में से 2 लाख रुपए निकालकर आकर्ष को दे दिए। गिन लीजिए, पूरे हैं। आकर्ष मुस्कुराया और बोला, मुझसे धोखा करने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। उसने पैसे जेब में रख लिए, लेकिन वहां बैठे हुए उसकी नजरें बार बार सामने रखी एक रिंग पर ठहर रही थी। उसकी नजरों का पीछा करते हुए सुंदर लाल ने भी उस रिंग की तरफ देखा और बोला, पूरे 30,000 की है, लेकिन आपको 28,000 की लगा दूंगा। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए उन पैसों की गड्डी में से 31,000 रुपए निकाले और सुंदरलाल की तरफ बढ़ाकर बोला, 1,000 मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बख्शीश। बेशक पैसों से खरीदा जाता होगा सब कुछ, लेकिन मेरा गुरूर खरीदना बेहद तेरी औकात में नहीं। सुंदरलाल का मुंह किसी चूसे हुए आम की तरह लटक गया, लेकिन खुद की बेइज्जती को महसूस न करते हुए उसने जल्दी से वो रिंग निकालकर डिब्बी में पैक कर आकर्ष की तरफ बढ़ा दी और पैसे लपक लिए। आकर्ष दरवाजे पर आया तो रहीम काका दरवाजा साफ कर रहे थे। उसने एक 500 का नोट निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। रहीम काका नम आंखों से उसे देखते हुए दुआएं दे रहे थे। जेब खाली है तो क्या, जिस्म में दिल तो अभी भी धड़क रहा है। आकर्ष मुस्कराता हुआ बाहर आ गया। सॉरी डैड, आई नो आप दुखी होंगे, मैंने आपका दिया आखिरी तोहफा भी आज खुद से दूर कर दिया, लेकिन आई प्रॉमिस इसके बदले में मैं आपको जो तोहफा दूंगा उससे आप हेवन में भी मुस्कुराएंगे और हिचकियां मुझे इस धरती पर आएंगी। पैसों के साथ साथ आकर्ष ने वो रिंग भी अपनी जेब में डाली और मुस्कुराता हुआ उस शोरूम से बाहर आ गया। रहीम चाचा भी उसे दुआएं दे रहे थे, लेकिन शोरूम के अंदर बैठा शोरूम का मालिक सुंदरलाल रहीम चाचा को गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, जैसे ना जाने रहीम चाचा ने उससे उसका कोई खजाना छीन लिया हो। आकर्ष को अपने डेट की याद आ रही थी, क्योंकि ये घड़ी उनकी तरफ से दिया हुआ आखिरी तोहफा था। आंखों की नमी को आंखों के अंदर ही सोखते हुए आकर्ष चल पड़ा एक ऐसे सफर पर जिसकी मंजिल का अभी कुछ पता नहीं था। जो सफर बिना नक्शे के तय किए जाएं उनकी जीत पक्की होती है। जब सोच और जिगरे जेबों से बड़े हो तो तरक्की पक्की होती है। उसने सबसे पहले एक 2 रूम फ्लैट देखा जिसमें वो दाई माँ और उस लड़की के साथ शिफ्ट होने वाला था। सब कुछ फाइनल करने के बाद उसने 2 महीने का रेंट एडवांस में दिया और शिफ्टिंग के लिए मालिक से फ्लैट की चाबियां ले ली। अब बस उसे काम की सेटिंग करनी थी, जिसके लिए उसे एक आदमी की जरूरत थी। तो उसने सबसे पहले अपने सबसे वफादार आदमी को फोन किया जो उसके रेस्टोरेंट्स का काम देखता था। उसे फोन कर उसने उसे जल्दी मिलने के लिए बुलाया तो 1 घंटे बाद ही वो आदमी राकेश उसके सामने था। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद आकर्ष ने उसे पैसे दिए और सब जरूरत का सामान लाने के लिए बोल दिया और खुद घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही आकर्ष दाई माँ से उसके साथ चलने की जिद करने लगा। दाई माँ ने उसे समझाते हुए कहा, पर मैं तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ अक्कू, अभी तो तुझे खुद को स्टैंड करना है, उस पर से मेरी और इस लड़की की जिम्मेदारी भला तू कैसे उठाएगा। मैं कुछ नहीं जानता दाई माँ, आप मेरे साथ चलेंगी, एक आप ही तो मेरी अपनी है, अगर आप ही मेरा साथ नहीं देंगी तो और कौन देगा। आकर्ष दाई माँ के सामने खड़ा उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना रहा था। मैं तो हमेशा से तेरे साथ हूँ बेटा, लेकिन तू समझने की कोशिश कर, अभी सिर्फ रास्ता तय हुआ है, मंजिल नहीं मिली। अभी तो बहुत सी मुश्किलें आएंगी जिनका तुझे डटकर सामना करना है, ऐसे में हम दोनों तुझ पर बोझ बनकर कमजोर ना कर दें। दाई माँ ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। वो दोनों घर के आंगन में खड़े बात कर रहे थे, जबकि वो लड़की खिड़की पर थोड़ा साइड होकर खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी। वो हल्का सा झुकी और झांक कर बाहर की तरफ देखने लगी। उसी वक्त आकर्ष ने खिड़की की तरफ नजरें घुमाई। वो लड़की तो बस उन दोनों की बातों में खोई हुई थी। आकर्ष ने भी उसकी तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, आप ही तो मेरी हिम्मत है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। उसकी आवाज जब उस लड़की के कानों में पड़ी तो वो ख्यालों में से बाहर आई और आकर्ष की नजरें खुद पर पाकर जल्दी से खिड़की के पीछे हो गई। आकर्ष हल्का सा मुस्करा उठा। वहीं उस लड़की की सांसें तो एकदम तेज हो चली थी। दाई माँ फिर बोलने लगी, पर मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी है, तू जानता है ना यहाँ कितने ही मरीजों का इलाज मुझे करना होता है। आकर्ष ने जोर देते हुए कहा, तो वो सब तो आप वहां से भी कर सकती है, और सच बताऊं तो अब मैं नहीं चाहता कि आप कोई काम करे। मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं कमाना चाहता, मेरे लिए आप मेरी माँ समान है, तो क्या अब आप मुझे अपना फर्ज नहीं निभाने देंगी। उसकी बात ने दाई माँ को निरुत्तर कर दिया था।
अच्छा बातें ही करता रहेगा या मुझे पैकिंग भी करने देगा? उन्होंने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा और अंदर की तरफ चली गई। उनकी बात सुन रही उस लड़की की आंखें नम हो गई। दाई माँ के लिए तो आप फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन मेरे प्रति तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता, तो मैं किस तरह आपके साथ आ सकती हूँ? थोड़ी देर बाद दाई माँ उस लड़की के साथ मिलकर सब समेट रही थी। तभी आकर्ष के पास राकेश का फोन आया। उसने वो फोन उठाया और उससे काम के सिलसिले में बात करने लगा। गुड़िया, जरा मुझे वो बैग पकड़ाना। दाई माँ ने उस लड़की को कहा तो उसने पास रखा बैग उठाकर उन्हें पकड़ा दिया। दाई माँ ने कुछ सोचते हुए कहा, 1 मिनट, हम तुम्हें अपनी मर्जी से गुड़िया कहते हैं, लेकिन कभी तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं और तुमने बताया भी नहीं। दाई माँ खुद पर हैरान थी, उन्होंने आज तक उस लड़की का नाम जानने की कोशिश नहीं की। वहीं दूसरी तरफ सर, बाकी सब कुछ तो फाइनल हो गया, लेकिन अभी तक आपने इस बिजनेस का कोई नाम नहीं रखा। आप मुझे नाम बता देते तो मैं उसी हिसाब से बोर्ड और कार्ड बनवा देता। दाई माँ की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराई और बोली, अम्मा, आपने कभी पूछा ही नहीं तो अब मुस्कुरा क्या रही है? अब बता दे। बताइए ना सर, क्या नाम रखना है? कुछ सोचा है आपने या कपूर्स के नाम से ही सब तैयार करवाना है? आकर्ष से कुछ जवाब ना पाकर राकेश ने फिर से पूछा, पर आकर्ष का ध्यान तो उस लड़की के मुंह से निकलने वाले शब्दों पर था। सितारा, उस लड़की ने फिर से मुस्कुरा कर कहा और अपना काम करने लगी। उस लड़की के नाम को सुनकर आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सितारा। कमरे की दीवार पर पीठ लगाए खड़ा आकर्ष धीरे से बुदबुदाया। फोन पर राकेश ने कहा, क्या क्या कहा सर? आपने कुछ सुनाई नहीं दिया। सितारा, मेरे इस नए बिजनेस का नाम सितारा होगा। सितारा, राकेश ने भी कहा और ओके सर कहकर फोन काट दिया। सितारा। एक हल्की सी मुस्कान के साथ आकर्ष ने फिर से कहा और एक नजर अंदर की तरफ देख बालों में हाथ फेरते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर में दाई माँ ने सब पैकिंग कर ली थी। सितारा के पास तो कुछ पैक करने जैसा था ही नहीं। बस 2-3 सूट थे जो दाई माँ ने उसे सिलवा के दिए थे। आकर्ष कैब लेकर आया और दाई माँ से जल्दी बाहर आने के लिए कहकर खुद भी बाहर चला गया। उसे जाते देख सितारा के चेहरे पर मायूसी आ गई। शायद हमारा साथ यहीं तक था, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। ईश्वर करे आप बहुत तरक्की करे, आसमान में चमकते सितारे जैसे आपका नाम भी चमके। सब सामान कैब में रखवाने के बाद दाई माँ और सितारा भी बाहर आ गए। दाई माँ तो गाड़ी में बैठ गई, लेकिन सितारा कुछ पल यूं ही खड़ी रही और फिर एक तरफ हो सड़क की तरफ बढ़ गई। दाई माँ और आकर्ष हैरानी से उसे देख रहे थे। गुड़िया, दाई माँ ने सिर्फ आवाज लगाई, लेकिन आकर्ष तो तब तक उसके पास पहुंच चुका था। उसने उसे आवाज देते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज सुन सितारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसने फीका सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां जिंदगी ले जाए। आकर्ष ने तुरंत कहा, मुझसे कोई बैर है या मैं ही बुरा हूं? सितारा ने हैरानी के साथ कहा, यह कैसा सवाल है? ना तो आपसे बैर है ना आप बुरे हैं। आकर्ष ने फिर पूछा, तो साथ चलने में क्या दिक्कत है? सितारा ने एक ठहराव के साथ कहा, हमारे रास्ते और मंजिल दोनों अलग है। आपको आपकी मंजिल मिल गई, लेकिन मुझे अभी भी तलाश है। लेकिन मेरी तलाश खत्म हो चुकी है और अब तुम्हें भी किसी और मंजिल की जरूरत नहीं। रास्ता साफ है जिस पर तुम्हें बस कदम बढ़ाने हैं। मंजिल को तुम्हारा इंतजार होगा। बहुत कुछ एक हो चुका है और अब अलग होना मुमकिन नहीं। कहते हुए आकर्ष ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ कार की तरफ लेकर बढ़ गया। सितारा उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हुए उसके साथ चली आ रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, शरीर कांप रहा था, डर से, घबराहट से या बेचैनी से जो आकर्ष की दी हुई थी पता नहीं। अंदर बैठो, आकर्ष ने एक टक उसे देखते हुए कहा। सितारा ने नजरें झुका रखी थी, शर्म या हिचकिचाहट, लेकिन वो आज चाहकर भी नजरें नहीं उठा पा रही थी। आकर्ष ने फिर कहा, सुना नहीं या दोबारा कहलवाना है? वो आप हाथ छोड़ेंगे तो ही तो, वो धीमी आवाज में बोली तो आकर्ष झेप सा गया, लेकिन अब भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। हाथ छूट सकता है, साथ नहीं, करीब नहीं हूं लेकिन दूरी भी नहीं है। मर्जी और किस्मत दोनों की कहानी है, जो पूरी नहीं है लेकिन अधूरी भी नहीं है। आकर्ष ने उसके थोड़ा करीब आकर कहा और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आकर्ष ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सितारा का हाथ छोड़कर उसे अंदर बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। आकर्ष की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। अंदर ही अंदर वो खुद से जूझ रही थी। दिल उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता था। एक मीठा सा एहसास दिल को गुदगुदा जाता था। ना जाने क्यों उसका ये हक जताना उसे अच्छा लगता था, लेकिन दिमाग सिर्फ यही कहता था कि उसका और आकर्ष का कोई मेल नहीं।
आकर्ष खूबसूरत आसमान है और वो धूमिल धरती जो एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे की छांव बन सकते हैं, लेकिन उनके रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। अब उसे ही खुद को और आकर्ष के बढ़ते कदमों को रोकना होगा। पिछले 1.5 महीने से वो दोनों साथ थे, हालांकि उन दोनों में ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन जब उनकी नजरें एक दूसरे पर ठहरती तो ना जाने क्यों ठहर ही जाती। कुछ अनकहे से एहसास दोनों को होते थे। जहां दोनों अपनी जिंदगी में चोट खाए हुए थे, वही उनका एक दूसरे को यूं देखना ही किसी मरहम की तरह लगता था। आकर्ष गाड़ी में आगे बैठा था और विंडो साइड के मिरर से पीछे खिड़की पर चेहरा टिकाए बैठी सितारा को देख रहा था। उसके चेहरे को छू कर जाने वाली हवा भी खुद की खुशनसीबी पर गुरूर करती होगी। ना जाने क्यों तुम्हें देखकर ही मुझे एक सुकून सा मिलता है जो आज तक पहले कभी नहीं मिला। ऐसा नहीं कि तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई, बहुत सी आई। एक तो ऐसी थी जिससे शायद मैं प्यार तो नहीं करता था, लेकिन उससे शादी कर जिंदगी में आगे बढ़ने वाला था। सोचा था प्यार भी हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उसने मुझे धोखा दे दिया। दर्द हुआ, लेकिन उस धोखे की वजह से नहीं, उस विश्वास की वजह से जो मैंने उस पर और अपने अपनों पर किया था। पर तुम्हें देखकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। कोई दर्द दिल को नहीं तड़पाता, बस एक एहसास होता है दिल को कि जिंदगी मेरी उन सब में तो थी ही नहीं, वो बस कुछ ऊपरी रिश्ते थे जो मतलब पूरा होते ही छूट गए। असल जिंदगी तो मेरी तुम हो। ना जाने क्यों अब मैं तुम पर ही शुरू हो, तुम पर खत्म होना चाहता हूँ। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये एहसास पहले कभी किसी के लिए नहीं हुए, किसी के जबरदस्ती करने पर भी नहीं, और मेरे खुद के साथ जबरदस्ती करने पर भी नहीं। पर अब जो ये एहसास मेरे दिल में है, उन्हें मैं रोकना नहीं चाहता, उन्हें जबरदस्ती दबाना नहीं चाहता, उन्हें खुलकर जीना चाहता हूँ। तुम जो भी हो, जहां से भी आए हो, कुछ मायने नहीं रखता। मायने रखती है वो खूबसूरती जो सिर्फ तुम्हारे चेहरे में नहीं, दिल में भी बसी है। अब बस इसी खूबसूरती का साया बनकर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, अगर तुम चाहो तब भी नहीं। आकर्ष सितारा को देखते हुए मन ही मन खुद को कह रहा था। हम पहुंच गए सर। ड्राइवर के कहने पर वो ख्यालों में से बाहर आया। सबको खुद की तरफ देखते हुए पाकर वो एकदम से सकपका गया और जल्दी से गाड़ी में से बाहर निकला। लेकिन उसकी ये हड़बड़ाहट और सितारा को देखते हुए उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो दाई माँ से छुपी नहीं थी। उसके चेहरे को देखकर अब दाई माँ सब कुछ समझ चुकी थी। अंदाजा तो उन्हें पहले ही हो गया था, लेकिन अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। पर मन ही मन वो उन दोनों के लिए खुश थी, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि अगर आकर्ष को कोई संभाल सकता है तो वो है सिर्फ सितारा, और सितारा को भी कोई उसके हिस्से की खुशियां और प्यार दे सकता है तो वो है सिर्फ आकर्ष। सितारा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस अपार्टमेंट को देख रही थी जिसके बाहर उनकी गाड़ी आकर रुकी थी, और सितारा को देख रहा था आकर्ष। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे देख आकर्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो सब लिफ्ट से होकर फ्लैट तक पहुंचे तो फ्लैट का दरवाजा खुला था। जैसे ही वो सब अंदर जाने लगे, एकदम से सितारा को चक्कर आने लगे और वो गिरने को हुई, लेकिन वक्त रहते ही आकर्ष ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। कितनी बार कहा है इसको अपने खाने पीने का ध्यान रखा करे, कितनी कमजोरी है इसे, लेकिन ये मेरी बात मानती ही नहीं, बस हर वक्त सिर्फ काम ही काम करना है इसे, दाई माँ ने डांटते हुए कहा। आकर्ष उसे अपनी बाहों में लेकर चौखट पर खड़ा था। उसे वो वक्त याद आया जब वो सितारा को यूं ही गोद में लिए दाई माँ के घर गया था। लगता है ये तो अब हमारी पर्सनल रस्म बन गई, आकर्ष ने मन ही मन मुस्कराते हुए कहा। आज तो तुम्हें इस किराए के घर में लेकर आया हूं, लेकिन वादा रहा बहुत जल्द हम अपने घर में भी यूं ही गृह प्रवेश करेंगे, तब भी तुम यूं ही मेरी बाहों में होगी, लेकिन आंखें बंद किए नहीं, आंखें खोलकर मुझे देखते हुए तुम मेरे साथ इस रस्म की भागीदार बनोगी, आकर्ष ने सितारा के चेहरे को देखते हुए कहा और उसे लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर आकर उसने सितारा को सोफे पर लिटाया और दाइमा ने उसे बेहोशी की हालत में ही पानी पिलाया तो सितारा वापस होश में आए। किचन के अंदर अभी राकेश किचन की सेटिंग करवा रहा था, क्योंकि घर का बाकी सामान तो मकान मालिक का था, लेकिन किचन का राशन और बाकी छोटी मोटी चीजें आकर्ष ने राकेश से कहकर मंगवाई थी। अंदर ही दो महिलाएं एक और खड़ी थी। दाई माँ ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा तो आकर्ष ने उन्हें बताया कि वो दोनों उनके काम में मदद करेंगी। आकर्ष ने दाई माँ को बताया कि उसने टिफिन सर्विस और कैटरिंग का काम शुरू करने का सोचा है, जिसके लिए ये दोनों हेल्प है। दाई माँ ने उसे सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए दाई माँ, आप देखना अब कैसे ये सितारा टिफिन एंड कैटरिंग सर्विस एक दिन इंडिया की टॉप हॉस्पिटैलिटी एंड होटल चेन बनेगी। सितारा नाम सुनकर दाई माँ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने पहले आकर्ष और फिर सितारा के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही सितारा ने अपना नाम सुना और उसे समझ आया कि आकर्ष ने अपना नया काम उसके नाम से शुरू किया है तो उसकी आंखें हैरत में फैल गई।
वो एकटक आकर्ष की तरफ देखने लगी। दाई माँ अंदर रसोई का काम देखने के लिए चली गई और उन दोनों महिलाओं को भी अपने साथ ले गई। अब हॉल में सिर्फ आकर्ष और सितारा ही थे। सितारा सोफे से खड़ी हुई और आकर्ष की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों में नमी थी जो कई सवालों में डूबी हुई थी। वो आकर्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। आकर्ष जानता था कि वो उससे क्या सवाल करेगी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो सितारा को अभी असहज करे। अभी तो उसे उसके दर्द से बाहर निकालना था जो वो हर वक्त छुपाने की कोशिश करती रहती है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों मेरे साथ साथ खुद के लिए भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? मैंने तो सिर्फ मुश्किलें आसान की है। तुम ये बताओ कि तुम्हें ये फ्लैट कैसा लगा? आकर्ष ने सहज भाव से कहा। बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। आपने मेरे नाम से अपना नया काम क्यों शुरू किया? क्या तुम मेरे इस काम में भागीदार नहीं? उसका जवाब सुन सितारा ने असमंजस भाव से उसे देखा। इतना हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किसी से एहसान नहीं लेता, तो बस तुम्हारी बात मानने का एक ही रास्ता था मेरे पास। तुमने मेरी मदद की और बदले में मैंने तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। किसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे या खुद को? सितारा ने नाराजगी और दर्द के मिले जुले भाव से पूछा। गुमराह वो होते हैं जो रास्ते में अपनी मंजिल से भटक जाएं। मेरे गुमराह होने की तो कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि मेरी मंजिल मेरे साथ है। बातों से हराना चाहते हैं मुझे? उसने कहा तो आकर्ष ने अपना सिर नामे हिलाया और अपने होंठ सील कर कहा, ओह, दिल से। उसका जवाब सुन सितारा उसे देखती रही और आंखें नमी से भरने लगी। आप मुझे अपनी बातों से हराना चाहते हैं? सितारा ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल पूछा। ओह, आकर्ष ने अपने होंठ खेलते हुए कहा और फिर बड़ी कशिश भरे अंदाज में बोला, दिल से। बातों से बेशक तुम मुझे हरा देना। बातें होंगी तो ही जीत हार होगी, क्योंकि अब तो मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। सितारा ने नाराजगी भरे स्वर में कहा और वहां से दाई माँ के पास चली गई। झूठी तमन्नाएं और उम्मीदें सिर्फ इंसानों को तोड़ती हैं, और जो पहले ही टूटा हो उसे और तोड़कर क्या मिलेगा? उसे तो बस उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्यों ना आप समझदार होकर भी नासमझी दिखा रहे हैं? आप वो हैं जो मेरा ख्वाब भी नहीं हो सकते, और हसीन ख्वाब सिर्फ किस्मत वालों के पूरे होते हैं। बदकिस्मती तो सिर्फ डर और दर्द देती है। अपने ही ख्यालों में गुम वो एकटक जमीन को देखे जा रही थी। उसे यूं देख दाई माँ ने उसे कंधे से हिलाया तो चौंकते हुए वो इधर उधर देखने लगी। आकर्ष रसोई के दरवाजे पर खड़ा उसे देख मुस्कुरा उठा। अभी तो सिर्फ ख्यालों में हूं, एक दिन हकीकत में भी मैं ही आऊंगा और तुम मेरा हसीन ख्वाब नहीं हसीन हकीकत बनोगी। उसने मन ही मन कहा, वापस बाहर चला गया। सबने मिलकर किचन का काम समेट लिया था और अब कल से ही कैटरिंग का काम शुरू होने वाला था। आकर्ष ने दाई माँ को सख्ती से कह दिया था कि वो और सितारा कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ काम होते देखेंगी, जिस पर दाई माँ सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराते हुए चली गई। उस 2 रूम के फ्लैट में आकर्ष ने एक रूम दाई माँ और सितारा को दिया था और एक रूम खुद के हिसाब से सेट कर लिया था। इतने दिनों से खुले आसमान के नीचे सोने की वजह से अब उसे कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तो एक पिल्लो और गद्दा लेकर वो बालकनी में चला गया। लेकिन नींद तो आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर ही उड़ चुकी थी। कई देर वो बालकनी में यूं ही जागता रहा, फिर रात के आखिरी पहर में जाकर नींद ने जब आंखों पर कब्जा जमाना शुरू किया तो वो यूं ही बालकनी में बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह दाई माँ ने नहा धोकर चाय बनाई और खुद आकर्ष के कमरे में ना जाकर सितारा को उसके लिए चाय देकर भेज दिया। वो बेचारी अब दाई माँ से क्या कहती, इसलिए चुपचाप चाय का कप उठाकर आकर्ष के कमरे की तरफ चली गई, लेकिन वो तो वहां था ही नहीं। उसने बाथरूम में नॉक किया तो बाथरूम भी खाली था। उसे खर्राटों की आवाज आ रही थी तो वो समझ गई कि आकर्ष जरूर बालकनी में सो रहा होगा। उसने जाकर देखा तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर वही आधा बिस्तर पर और आधा जमीन पर लुढ़का हुआ था। उसे यूं सोते देख सितारा की हंसी निकल गई। वो वही अपना पेट पकड़ जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी की खनक जैसे किसी कांच पर अनमोल मोती गिर रहे हो। वो खनक जैसे ही आकर्ष कानों में पड़ी, उसने आंखें खोलकर सामने देखा। अपनी हंसी में गुम सितारा अभी भी हंसे जा रही थी। इससे ज्यादा खूबसूरत सुबह और इससे ज्यादा अच्छी मेरे नए सफर की शुरुआत हो ही नहीं सकती, आकर्ष ने धीमे से कहा। जब सितारा का ध्यान सामने बैठे आकर्ष पर गया तो उसकी हंसी एकदम से बंद हो गई। अंदर टेबल पर चाय रखी है, पी लीजिएगा, उसने ये जल्दी से कहा और वहां से गायब हो गई। थोड़ी देर में ही वो दोनों महिलाएं भी वहां आ गई और अपना काम करने लगी। अभी तो आकर्ष ने सिर्फ स्टाफ के तौर पर उन्हें ही रखा था। राकेश सारा बाहर का काम संभालने वाला था, ऑर्डर वगैरह लेने और उन्हें डिलीवर करवाने का काम आकर्ष ने उसे सौंपा था।
सब कुछ तैयार करने के बाद सिर्फ खाना डिब्बों में बंद करना रह गया था। सितारा जो कब से सबको खाना बनाते देख रही थी, अब उससे रहा नहीं गया और वो भी उनके साथ काम करने लगी। वो एक एक डब्बे में अच्छे से खाना परोस रही थी और बड़े प्यार से ही वो डब्बे को बंद करती जैसे किसी अपने के लिए किया जाता है। आकर्ष वहां आया तो सितारा को काम करते देख उसे गुस्सा आ गया। उसने पहले ही दाई माँ को मना किया था कि वो कोई काम नहीं करेगी। उसकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, कभी भी चक्कर खाकर कहीं भी गिर जाती थी। उठो, आकर्ष ने उसके पास आकर सख्ती से कहा। सितारा नीचे जमीन पर बैठी अपना काम कर रही थी। एकदम आकर्ष की आवाज सुनकर वो हड़बड़ी में सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। सुना नहीं, मैंने कहा उठो यहां से। लेकिन उसके यूं बोलने से सितारा इतनी ज्यादा डर गई थी कि उससे हिला ही नहीं गया। उसे उठते ना देख आकर्ष ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे की तरफ लेकर चला गया। ये क्या कर रहे हैं आप? वो खींचती हुई बोली। मैं तो वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रही थी? मैंने मना किया है ना कि तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, तो क्यों वहां बैठे काम कर रही थी? कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ आराम करो, पर नहीं, तुम्हें तो सुपर वुमेन बनना है। फिलहाल तो आप सुपरमैन बने हुए हैं जो मुझे अपनी गोद में उठाकर घूम रहे हैं, वो नाक सिकोड़ते हुए बोली। आकर्ष ने कहा, मैं कोई सुपरमैन नहीं, ओनली योर्स मैन हूं। हाँ, सितारा कंफ्यूज्ड होकर बोली। आकर्ष बोला, हाँ क्या हाँ, बात घुमाओ मत। सितारा बोली, पहले आप मुझे घुमाना बंद कीजिए और नीचे उतारिए। पहले कहो कि अब से तुम किचन में बिल्कुल नहीं जाओगी। आकर्ष ने गंभीर आवाज में लेकिन हक जताते हुए कहा। क्यों नहीं जाऊंगी? आप मुझे रोक भी कैसे सकते हैं, मेरा भी घर है ये। कहते कहते उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन उसकी बात आकर्ष को साफ साफ सुनाई दी थी, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो जल्द ही उसे छुपाते हुए बोला, मैं तुम्हें रोक सकता हूं, और इनफैक्ट सिर्फ मैं ही तुम्हें रोक सकता हूं। कहते हुए उसने उसे नीचे उतार दिया था। सितारा ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और वहां से जाने लगा। लेकिन मुझे काम करना अच्छा लगता है मुझे ये सब संभालना। प्लीज मुझे उनका हाथ बटाने की इजाजत दे दीजिए। सितारा ने दरवाजे की तरफ जा रहे आकर्ष को पीछे से कहा तो आकर्ष उसकी तरफ पलटा और फिर से उसके करीब आ गया। वैसे ऐसा कुछ है मेरी नज़र में जो तुम संभाल सकती हो, और उसे तुम्हारे संभालने से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आकर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा तो सितारा की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से बोली, बताइए क्या संभालना है मुझे? आकर्ष उसके थोड़ा और करीब हुआ और धीमे से बोला, मुझे। उसके यूं करीब आने से सितारा के हाथ उसके सीने पर चले गए। वो उन्हें हटाती उससे पहले ही वो उसकी बात सुनकर जम सी गई। तुम सिर्फ मुझे संभाल लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आकर्ष ने दोबारा से कहा तो उसकी धड़कनें भी बंद होने लगी। उद्धरण चिन्ह। तुम सिर्फ मुझे संभालना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आकर्ष ने सितारा के करीब आकर उसके कानों में धीमे से कहा तो सितारा वही जमी रह गई। उसके हाथ आकर्ष के सीने पर चले गए थे। सर, वो सारे टिफिन पैक हो गए। वकर ने दरवाजे पर खड़े कहा तो सितारा ने जल्दी से अपने हाथ नीचे कर लिए और वहां से चली गई। आकर्ष भी मुस्कुराकर उस वकर के साथ किचन में आ गया और सब कुछ चेक कर गाड़ी में रखवा डिलीवरी के लिए भेज दिया। यूं ही दिन बीत रहे थे। सितारा आकर्ष के जितना ज्यादा हो सके नजरअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी ये कोशिश भी आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान ले आती। वो मुस्कुरा कर उसे देखता तो सितारा कभी मुंह सिकोड़कर उसे देखती तो कभी नाक फुलाकर हो करते हुए उसके आगे से चली जाती। आकर्ष उसे तंग करता रहता, अपनी बातों से उसकी बोलती बंद कर देता था वो, और सितारा बस उसकी बातों में उलझी रह जाती। वो कभी कभी किचन में मदद कर दिया करती थी, लेकिन जब आकर्ष घर नहीं होता था सिर्फ तब। और जब वो घर होता तब उनकी हरकतें देख दाइमा खूब हंसती। दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करते, लेकिन जब जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती तब तब दोनों बिल्कुल बदल जाते, एक दूसरे का साया बन एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते। यूं ही उनके हंसते खेलते हुए कब एक महीना बीत गया उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। इन दिनों में सितारा पूरी तरह बदल गई थी। उसकी सारी कमजोरी आकर्ष ने उसे जबरदस्ती खिला खिला कर दूर कर दी थी। वो अगर खाने से मना करती तो आकर्ष उसे सुनाते हुए दाई माँ से अपने लिए भी खाना बनाने को मना कर देता। उसकी ये मौन धमकी जादू की तरह काम करती। सितारा भागती हुई किचन में जाती और जो भी बना हो जल्दी से प्लेट में निकाल उसके सामने ही खाने लगती। फ्रूट्स का टाइम टेबल भी आकर्ष ने बांध रखा था, और सितारा की क्या मजाल जो दवाया स्किप कर दे। एक दिन आकर्ष अपने कमरे में बैठकर पूरे महीने का हिसाब कर रहा था और देख रहा था कि इस महीने का खर्चा निकालकर उसने कितना कमाया, तो रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था।
पूरे महीने में उसने 5 लाख रुपए बचा लिए थे। कमाया तो उसने अरबों में हुआ था, लेकिन ये कुछ लाख रुपए उसे जो खुशी दे रहे थे वो उसे पहले कभी नहीं महसूस हुई। बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता गया वो इंसान से मशीन बनता गया, कभी सुकून तो उसे मिला ही नहीं। उसने कुछ पैसे अलग से निकालकर बाकी पैसों का बंडल दाई माँ को संभालने के लिए दे दिया। उसे ऐसा करते देख दाई माँ की आंखें नम हो गई थी। आकर्ष ने सिर्फ उन्हें माँ कहा ही नहीं बल्कि माना भी था, और वही विश्वास और प्रेम दिया भी था जो हर माँ बाप अपनी औलाद से चाहते हैं। उसने दाई माँ से सितारा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बालकनी में है। तैयार हो जाओ, कहीं बाहर जाना है। उसने बालकनी में आकर कहा, जहां सितारा चेयर पर पैर टिकाए ना जाने कहाँ खोई हुई थी। उसकी आवाज से सितारा एकदम चौंक कर सीधी हो गई और बोली, कहाँ जाना है? आकर्ष ने फौरन कहा, क्यों, अगर बताऊंगा नहीं तो साथ नहीं चलोगी? सितारा ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन कम से कम बता तो दीजिए कि आखिर जा कहाँ रहे हैं? क्यों विश्वास नहीं मुझ पर? आकर्ष ने करीब आकर पूछा। सितारा ने दूर होते हुए कहा, साइड हटिए। आकर्ष ने जोर देते हुए पूछा, जवाब दो पहले, विश्वास नहीं क्या मुझ पर? आपको जवाब देने का वक्त नहीं मेरे पास, तैयार होना है मुझे जल्दी, उसने कहा और आकर्ष को हल्का सा धक्का देकर अंदर चली गई और पीछे छोड़ गई आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान। आकर्ष ने थोड़े दिन पहले ही अपने लिए बाइक ले ली थी। सितारा उसके पीछे बैठने में बहुत झिझक रही थी, लेकिन आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच उसका हाथ अपने कंधे पर रख दिया और बोला, अगर अब पीछे नहीं बैठी तो गोद में उठाकर ले जाऊंगा। सितारा उसे घूरते हुए जल्दी से उसके पीछे बैठ गई। उसने अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन आकर्ष ने फिर धमकी दे डाली, अगर हाथ हटाया तो यही रास्ते में गिरा दूंगा और उठाऊंगा भी नहीं। छछूंदर से हूं, कहते हुए उसने होंठ सिकोड़कर चेहरा फेर लिया। मिरर में उसे देखते हुए आकर्ष मुस्कुराया और बाइक स्टार्ट कर दी। दोनों थोड़ी देर बाद वो एक कपड़ों की दुकान के सामने थे। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? सितारा ने बाहर से ही दुकान को देखते हुए कहा। दाल चावल और सब्जी लेने, आकर्ष ने बाइक से उतरते हुए कहा। वो तो राशन की दुकान से मिलता है, उसने पीछे से कहा। अब अगर एक भी सेकंड यहाँ खड़ी रही और कोई सवाल पूछा तो गोद में उठाकर अंदर ले जाऊंगा, उसने पलट कर कहा। सितारा ने घूरकर उसे देखा और छछूंदर कहीं के कहते हुए जल्दी से अंदर भाग गई। आकर्ष ने हंसते हुए कहा, एक दिन इसी छछूंदर की छछूंदरनी बनोगी तुम। दुकान वाला उनको सूट दिखा रहा था, लेकिन वो दोनों बस बहस करने में लगे थे। आकर्ष ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें नहीं दिला रहा जो इतना भाव खा रही हो, दाई माँ के लिए पसंद करने हैं। सितारा ने मुंह बनाते हुए कहा, वो मुझे आपसे कुछ लेना भी नहीं। आकर्ष ने भी उसी तरह जवाब दिया, मैं लेकर दूंगा भी नहीं। आपकी बीवी तो मेरी वाली से भी ज्यादा लड़ती है, दुकानदार ने कहा तो सितारा ने उसे घूरकर देखा और बोली, बीवी नहीं हूं मैं इनकी। आकर्ष ने हंसते हुए उसे देखा और आंखों में ही उसे चिढ़ाते हुए बोला, इतना गुस्सा जो बीवी होने से भी इनकार कर रहे हो अब? दुकानदार ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अरे भाभी जी, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई, अब एक दो सूट ज्यादा दिला दीजिएगा तभी मानेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सितारा गुस्से में दुकानदार को देखते हुए बोली। मैं भी नहीं, आकर्ष ने धीमे से पूछा तो सितारा ने उसकी आंखों में देखा। अगले ही पल उसकी नजरें झुक गई और वो कपड़े देखने लगी। 2 सूट दाई माँ के लिए, एक एक रीना और मीनाक्षी जी के लिए सितारा ने पसंद कर लिए थे। आकर्ष ने बिल बनाने के लिए कहा और खुद भी पेमेंट काउंटर की तरफ चला गया। सितारा थोड़ी हैरान भी थी और ना जाने क्यों हल्की नाराजगी भी थी। उसे ना जाने क्यों बुरा लग रहा था कि आकर्ष ने उसे अपने लिए कुछ पसंद करने को कहा ही नहीं। वो भी थोड़ी देर उसके पीछे पीछे आ गई। आकर्ष ने बिल पे कर दिया था। दोनों साथ में बाहर आ गए तो आकर्ष ने बैग उसको पकड़ा दिए और बाइक स्टार्ट कर दी। आकर्ष ने उसे मिरर में से देखते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल पर जो नाराजगी दिख रही है वो तो बीवी वाली ही है। मैं क्यों नाराज होगी भला? उसने भी अपने हवा में उड़ती बालों को संभालते हुए कहा, लेकिन जितना मर्जी नकार ले वो बुरा तो उसे ला रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। आकर्ष का ध्यान बाइक चलाने में कम और उसे निहारने में ज्यादा था। जब सितारा उसे खुद को देखते हुए देखती तो जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लेती, जिससे आकर्ष बाइक की स्पीड तेज कर देता तो वो वापस से उसको तरफ चेहरा कर लेती। उसकी धमकियों ने तो जान ही निकाल रखी थी उसकी। सितारा ने चिढ़ते हुए कहा, दिल तो करता है मिक्सर में डालकर मसाले की जगह किसी दिन आपको ही ग्राइंड कर दूं। आकर्ष फौरन बोला, तुम मिक्सर को हाथ तो लगाकर दिखाओ, मैंने मिक्सर ही ग्राइंड कर देना है। सितारा अपना सर पकड़ते हुए बोली,
महादेव, क्या करूं इस छछूंदर का। आकर्ष ने मजाकिया अंदाज में कहा, फेरे लेकर तुम भी छछूंदरनी बन जाओ। इतने में घर आया तो आपसे शादी कभी भी नहीं, कहकर उसे जीभ दिखाकर वो जल्दी से बाइक से उतरकर बिल्डिंग के अंदर भाग गई। छछूंदरनी तो तुम ही बनोगी, आकर्ष ने भी कहा और बाइक एक बार फिर स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। सितारा कपड़ों के बैग उठाए अंदर आ गई तो आकर्ष भी अपनी बाइक दोबारा स्टार्ट कर वहां पर चला गया। उसने वो बैग दाई माँ को दिए और कमरे में चली गई। सितारा मन ही मन बोली, वैसे तो इतनी बातें करेंगे, इतना हक जताएंगे, लेकिन आज मुझे एक बार पूछा भी नहीं कि मुझे कुछ लेना है या नहीं, मुझे अपने लिए कुछ पसंद आया या नहीं। वो पर मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो मेरे लिए इतना कुछ करते ही है, और जरूरी तो नहीं वो हर बार मेरे लिए ही करे, उनकी अपनी मर्जी अपनी इच्छा। कहते हुए वो फिर से झुंझला गई। तेरी पसंद तो बहुत ही अच्छी है गुड़िया, लेकिन तू अपने लिए ये सारे एक ही रंग के कपड़े क्यों ले आई, दाई माँ ने अंदर आते हुए कहा। उनके हाथ में 4-5 सूट थे। अपने लिए एक ही रंग के, सितारा ने कहते हुए ही हैरानी से उनकी तरफ देखा। ये सब मैंने कब लिए, वो सोच में पड़ गई। ये सब हमारे नहीं है, शायद गलती से हमारे बैग में आ गए, दाई माँ ने उन कपड़ों को लेते हुए कहा और वापस से बैग में डालने लगी। दाई माँ ने कुछ पढ़ते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे गलती से आ गए, इनके बैग पर तेरा नाम लिखा है। मेरा नाम लिखा है, वो एक बार फिर से चौंक गई। हाँ ये देख, कहते हुए दाई माँ ने वो बैग उसके सामने कर दिया, जिसे देखकर सितारा तो खुशी तो बहुत हुई, लेकिन साथ ही साथ वो बुरी तरह से चिढ़ भी गई, क्योंकि उस पर उसके नाम की जगह छछूंदरनी लिखा हुआ था। अम्मा आप भी, दाई माँ ने तुरंत कहा। अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, जो इस बैग पर लिखा सिर्फ दिखाया है, पर मान ना मान तेरी पसंद तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि इन सब में ये नीला रंग क्यों है। किसी में नीले फूल है तो किसी का दुपट्टा नीला, किसी की कुर्सी नीली तो किसी का प्लाजो नीला। उनके कहने पर सितारा ने भी ध्यान दिया। वो ये नीला रंग मेरा फेवरेट है, बस इसलिए, सितारा ने हड़बड़ी में कहा और उन सारे सूटों को फिर से बैग में डाल दिया। पगली, कहते हुए दाई माँ ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और कमरे से बाहर चली गई। वैसे अगर किसी और की पसंद हमारी पसंद बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसके कानों में आकर्ष की आवाज गूंजी। उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। सच में पागल हो चुकी हूं मैं, उसने अपने हाथ से अपने सिर पर मारा और मुस्कुराने लगी। उसके कानों में फिर से आकर्ष की आवाज गूंजी, कोई अकेले में बिना बात के मुस्कुराए जाए और खुद को पागल समझने लगे, इस बीमारी को क्या कहते हैं। इस बार वो पूरी तरह चौंक गई। उसने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा, लेकिन फिर से वहां पर कोई भी नहीं था। सितारा ने अपना सर खुजलाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं मैं सच में तो नहीं पागल हो गई। अगर मैं सच में पागल हो गई तो क्या मुझे पागलखाने में कैद कर देंगे। कैद तो तुम्हें होगी, लेकिन किसी पागलखाने में नहीं, बल्कि इश्क में। कहते हुए बालकनी के रास्ते से आकर्ष कमरे के अंदर आया। उसके हाथों में कुछ सामान था जो उसने सितारा की तरफ बढ़ा दिया। सितारा तो अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। ना जाने कब से आकर्ष उसकी बातें सुन रहा था और अब वो क्या ही सोच रहा होगा। सितारा को यूं देखा कर आकर्ष ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो सितारा एकदम से हड़बड़ा गई। तभी आकर्ष बोला, अरे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है गिरने की, वैसे भी गिरना है तो मेरे इश्क में गिरना, यूं फर्श पर गिर गई तो चोट लग जाएगी। सितारा ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसे बालकनी से कौन आता है, इतना बड़ा दरवाजा आपको कम पड़ रहा था जो यूं बालकनी से आना पड़ा। हर चीज का अपना अलग ही मजा होता है, इसलिए सब कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे एक आशिक इन्हीं रास्तों से अपनी महबूब से मिलने आता है, उसी तरह आज मैं भी एक आशिक बनकर ही आया हूँ। कहते हुए उसने वो पैकेट फिर से सितारा के आगे कर दिया और आंखों ही आंखों से खोलकर देखने का इशारा किया। सितारा ने अपना चेहरा फेर लिया और बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपकी आशिकी को समझकर आपकी प्रेमिका बने उसे जाकर दीजिएगा। उसे ही तो दे रहा हूं, आकर्ष ने फिर से कहा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सितारा ने फिर कहा, मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सच में तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए था, आकर्ष ने धीमी सी आवाज में कहा। सितारा ने परेशान होकर कहा, क्यों आप इतना तंग करते हैं मुझे हक है। आकर्ष की वो खुद की तरफ आकर्षित करती हुई आवाज, जिसे सुन सितारा की धड़कन बढ़ने लगी। आकर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बेड पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर उसके पैर को अपने घुटने पर रख लिया। सितारा अपने बालों को साइड करते हुए उसे देख रही थी, लेकिन फिर भी उसके बाल बार बार उसके गालों को छू जाते, जिसे आकर्ष बड़े ही प्यार से निहार रहा था।
उस पैकेट में बहुत सा सामान था, लेकिन आकर्ष ने उसमें से एक डिब्बी निकाली जिसमें गुलाबी से कागज में कुछ लपेटा हुआ था। वो चांदी की पायल की जोड़ा था। उसने उन पायलों को एक दूसरे से अलग किया और सितारा के पैर में पहनाने लगा। सितारा की आंखें एकदम पत्थर हो गई और अगले ही पल उनमें नमी भरने लगी। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दर्द से भर गया। जैसे ही आकर्ष की उंगलियां सितारा के पैर को छूने लगी, उसने जल्दी से अपना पैर पीछे खींच लिया और लाल पथरीली पर नमी से भरी आंखों के साथ बिल्कुल कठोरता से बोली, नहीं पहननी मुझे ये पायल, दूर हो जाए मुझसे, दूर चले जाए, दर्द होता है मुझे, नहीं नहीं पहननी मुझे ये। कहते हुए वो जल्दी से खड़ी हुई और वहां से भाग गई। हाथों में उन पायलों को लिए आकर्ष बस उसे जाते देखता ही रह गया। वो तो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि सितारा को इतना बुरा लग जाएगा, लेकिन वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे वाकई में बहुत दर्द हो रहा हो। आकर्ष सोच में पड़ गया। वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी टक्कर दाई माँ से हो गई। क्या हुआ सितारा को, वो यूं भाग क्यों गई? दाई माँ ने हैरानी और परेशानी के मिले जुले भाव से पूछा। भाग गई? हाँ, वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए बाहर की तरफ चली गई। मैंने पीछा भी किया, लेकिन तब तक वो लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। ना जाने कहाँ गई हो। उनकी बात बीच में रह गई इससे पहले ही आकर्ष ओह शिट कहते हुए जल्दी से उसके पीछे भागा। सितारा के वहां से भागकर जाने के बाद आकर्ष भी बाहर आया और उसे ढूंढने लगा, लेकिन सितारा लिफ्ट से आई थी और काफी देर पहले ही बाहर आ चुकी थी, इसलिए आकर्ष उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। फिर भी वो इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए रोड पर दौड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ सितारा आंखों में आंसू लिए बस सड़क पर बेतहाशा दौड़े जा रही थी। इस वक्त उसे ना कुछ समझ आ रहा था और ना ही कुछ महसूस हो रहा था, बस दर्द था दिल में जो रह रहकर टीस दे रहा था। कुछ बुरी यादें थी जो जेहन में ताज़ा हो गई थी और अब उनका निकलना नामुमकिन सा हो गया था। खुद में खोई वो बेसुध सी सड़क पर दौड़ रही थी और ना जाने कितनी ही गाड़ियों से उसकी टक्कर होते होते बची। उससे कुछ ही दूरी पर आकर्ष भी बिल्कुल उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तभी उसे हवा में उड़ता सितारा का दुपट्टा दिखा, जिसे देखते ही वो झट से पहचान गया। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और जल्दी से उसकी तरफ भागा। इधर एक मर्सिडीज गाड़ी बड़ी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, जिसे चला रहे शख्स की आंखें कभी बंद होती तो कभी झटके से खुल जाती, शायद वो बहुत ज्यादा नशे में था। सितारा ने अपने आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन बीच में ही एक शख्स ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया तो अचानक ही सितारा उस शख्स के सीने से जा लगी। वो शख्स कोई और नहीं आकर्ष ही था। उसे अपने सामने सही सलामत देखकर आकर्ष की उन धड़कनों को राहत मिल गई थी जो ना जाने कब से थमने की कगार पर थी। ना जाने उसके मन में क्या क्या बुरे ख्यालात आ रहे थे। हौंफता हुआ वो बस सड़क पर दौड़े जा रहा था, बिना ये सोचे कि इस तरह दौड़ने से उसके साथ कोई पूरी अनहोनी भी हो सकती है, लेकिन वो फिर भी दौड़ता दौड़ता उसके पास आया था। कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो तुम? इतना भी क्या कह दिया मैंने तुम्हें जो इस तरह रिएक्ट कर रही हो? तुम सोच भी नहीं सकती मेरा कितना बुरा हाल हो गया था जब तुम मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले पर मेरी सांसें रुक जाएंगी, पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस अपनी मर्जी करनी है। बिना कुछ कहे बताए पर यूं ही सड़क पर बेसुध सी चलने लगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ मुझे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो दो जवाब, अब वो चीखते हुए बोला। मर जाती मैं, ज्यादा से ज्यादा किसी गाड़ी के नीचे आकर मर ही तो जाती। उससे क्या हो जाता? कुछ भी नहीं, बस इस धरती का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। कोई नहीं है मेरी मौत पर भी रोने वाला। सितारा भी चीख कर बोली, लेकिन बाद में उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी। आकर्ष ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी, लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी कलाई पर उसकी पकड़ इतनी ज्यादा कस गई थी कि सितारा ने दर्द से अपने होंठ भींच लिए। आकर्ष ने गुस्से के साथ कहा, खबरदार जो एक भी शब्द फालतू कहा तो भूल जाऊंगा सब कुछ, यही खींचकर एक थप्पड़ लगाऊंगा। उसकी आंखें इस वक्त इतनी ज्यादा लाल थी कि सितारा भी सहम गई। कुछ देर बाद आकर्ष फिर बोला, मरने का शौक है ना तुम्हें? तो मेरे जीने की वजह क्यों बनी? जानती हो जिस दिन तुम्हें मरने से बचाया था उस दिन खुद की जिंदगी भी खत्म करने वाला था मैं, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को एक बार फिर से गले लगा लिया मैंने, और अब जब मैं जीना चाहता हूं तो तुम मुझे फिर से मारना चाहती हो। उसकी बात सुनकर सितारा हैरान थी। आकर्ष उसके और ज्यादा करीब होकर बोला, मैं जानता हूं अगर सुकून मेरी जिंदगी में नहीं तो तुम्हारी जिंदगी भी पूरी तरह दर्द से भरी है, लेकिन उस दर्द को याद कर कर खुद को बार बार दर्द देना तो मरहम नहीं ना। जब मैं तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं तो तुम क्यों बार बार पीछे मुड़ना चाहती हो? क्यों इस दर्द को अपने दिल से आजाद नहीं कर देती? एक बार खुलकर सांस लेकर तो देखो, तुम भी मेरी तरह जीना चाहोगी।
एक बार किसी और में अपनी जिंदगी देखकर तो देखो, तुम्हें भी तुम्हारी जिंदगी से फिर से प्यार हो जाएगा। उसने उसकी कलाई छोड़ उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया था। उसकी बात सुन सितारा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे थे। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। तड़प और दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। सितारा ने रोते हुए कहा, कितना आसान है ना ये सब कहना, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। होंगे आप हिम्मत वाले, होंगे आप खुशनसीब जो फिर से इस जिंदगी ने आपको जीने का मौका दिया, लेकिन मुझे वो मौका चाहिए ही नहीं। तंग आ गई हूं मैं अपनी जिंदगी से, खुद से नहीं जीना चाहती मैं अब। मत कहो प्लीज, चुप हो जाओ, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। कहते हुए आकर्ष की आंखें भी नम हो गई। उसका अपना दर्द उसे रुला ना सका, लेकिन सितारा के लिए उसका रोम रोम रो रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे यहाँ से। मैं नहीं रह सकती आपके साथ। अगर आपके साथ रही तो जाने अनजाने आपके दिल में उम्मीदें बांधती रहूंगी, और जो खुद टूट चुकी हो वो कैसे किसी और को जोड़ सकती है। 2 दिन शायद आप मुझे याद करेंगे, लेकिन उसके बाद भूल जाएंगे। इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। तारा फिर से बेइंतहा रोते हुए बोली। उसने आकर्ष के हाथ अपने चेहरे से हटा दिए थे। मारना चाहती हो तो बेशक चली जाओ मुझसे दूर, लेकिन मौत मेरी खुद अपनी आंखों से देखकर जाना, आकर्ष ने तड़प कर कहा। उसे भी नहीं पता था, ना जाने कब वो सितारा से इस कदर जुड़ गया कि अब उसके बिना एक पल भी रहना उसके लिए बेहद मुश्किल था। सब कुछ एक तरफ, लेकिन सितारा अब उसके लिए उसकी जिंदगी बन चुकी थी। टूटा तो वो पहले भी था, लेकिन इस बार उसके साथ उसका दिल भी टूट रहा था। तड़प रहे थे वो जज्बात जो सिर्फ सितारा से जुड़े थे। उसके मरने का सुनकर ही सितारा ने अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे जीते हुए देखना चाहते हैं और खुद मरने की बातें करते हैं। तुम वापस चलो मेरे साथ। आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसी बात कहने की सोचूंगा भी नहीं। कहते हुए उसने फिर से उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। नहीं, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगी, सितारा ने कहा और एक बार फिर से उसके हाथ अपने चेहरे से हटा दिए। उनसे थोड़ी दूर ही मर्सिडीज में बैठा वो शख्स, पहले जिसकी आंखें खुल भी नहीं पा रही थी, अब आंखें फाड़कर उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बढ़ती गई और वो जोर से अपने लगा। तभी मैं सोचूं ये अब तक मरा क्यों नहीं। अब इसे दिव्या कहाँ से याद आएगी, क्योंकि इसके सामने जो खड़ी है उसे देखकर कोई भी सारी दुनिया ही भूल जाए। दिव्या तो क्या, हुस्न की परियां भी इसके आगे फीकी है। अब आएगा मजा खेल में। कहते हुए उसकी हंसी और ज्यादा भयंकर हो गई। मतलब अब तुमने फैसला कर लिया है और अब तुम अपना फैसला नहीं बदलोगी? आकर्ष ने पूछा तो सितारा ने अपना सिर नामे हिला दिया और पलट कर खड़ी हो गई। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी, आकर्ष ने भी फीका सा मुस्कुराकर जवाब दिया। सितारा ने अपना फैसला सुनाया तो आकर्ष फीका सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके मुंह से ये सुनकर सितारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब उसने अपना मन बना ही लिया था कि वो आकर्ष के साथ नहीं रहेगी। क्यों ख्वाबों के जाल बुनने जब पता हो कि बेड़ियों से बंधे पैर कभी उन ख्वाबों को जीने ही नहीं देंगे। उसने अपना मन कड़ा किया और आगे की तरफ चल दी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा तो मेरी जान गलत हो तुम। इस जन्म में तो अब तुम मुझसे दूर जा नहीं सकती। आकर्ष एक बार अपनी मौत को अपनी आंखों से देख चुका है और अब उसकी जिंदगी को कोई भी नहीं छीन सकता, उसकी खुद की जिंदगी भी नहीं। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा मुझसे मिलना ही हम दोनों के जिंदा रहने की वजह बना है। मैंने तुम्हारी मौत को हराया और तुमने मुझे मरने से बचाया, यही सबूत है कि हम दोनों का रिश्ता लिखा जा चुका है, जिसे मिटाना अब हम दोनों के हाथ में नहीं। उसने मुस्कराते कहा और सितारा के पीछे पीछे चल दिया। पहले तो कुछ कदमों पर सितारा को पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसे महसूस हुआ तो उसने पलटकर देखो, अगर मुस्कुराते हुए उसे के पीछे पीछे चलता आ रहा था। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था, इसलिए वो रुकी नहीं और चलती रही। वो अपनी स्पीड बढ़ाती तो आकर्ष उससे भी ज्यादा तेज हो जाता, इसलिए वो थक कर अपने आप ही अपनी स्पीड कम कर देती। वो पलटकर पीछे की तरफ देखती तो आकर्ष अपनी बत्तीसी चमकाते हुए उसकी तरफ देखता और होठों को गोल कर पाउट बनाते हुए उसकी तरफ फ्लाइंग किस कर देता, जिससे सितारा और ज्यादा खींच जाती। थोड़ी देर यूं ही चलता रहा। ऐसे चलते चलते सितारा काफी दूर आ गई थी और अंधेरा भी होने लगा था। काफी देर से चलने की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अब वो हार माने। अगर वो रुकती तो आकर्ष फिर से उसे मनाने की कोशिश करता। अब वो अपना फैसला बदलना नहीं चाहती थी, इसलिए बिना रुके वो चलती गई, जिसकी वजह से वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गई थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसकी सांसें रुकने लगी, क्योंकि अब आकर्ष उसके पीछे था ही नहीं। आसपास जंगल शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी।
उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो एग्जैक्टली है किस जगह पर। हल्के ठंडे मौसम में भी उसका माथा पसीने से भर गया और वो बुरी तरह से हौंफने लगी। मैंने आपको छोड़कर जाने के लिए कहा तो आप सच में मेरे को छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि इतने अंधेरे में सुनसान रास्ते में मेरा क्या होगा। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते तो कभी मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जाते। वो खींचते हुए बड़बड़ाए। अब उसे रोना आ रहा था कि क्यों उसने आकर्ष को मना किया, क्यों उसके साथ नहीं गई। उसने ध्यान दिया तो आसपास से उसे कहीं किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने थोड़ा ध्यान दिया और उस तरफ चली गई जहां से वो आवाजें आ रही थी। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे या काल्पनिक नाम जाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी बस या ऑटो दिखाई नहीं दे रहा। उसने सामने बैठे लड़कों के एक झुंड को कहा जो सड़क के किनारे से उतरकर नीचे कुछ चद्दर जैसा बिछा कर बैठे थे। जैसे ही वो लड़के सितारा की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़े तो सितारा ने उनकी तरफ ध्यान से देखा। उनके बीचों बीच शराब की कई बोतलें और नशे का बाकी सामान रखा था, जिसे देखकर उसके पसीने छूट गए। पर इससे पहले वो वहां से पलटती वो लड़के खड़े होकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। आप रहने दीजिए भैया, मैं खुद चली जाऊंगी, सितारा ने घबराते हुए कहा और जल्दी से मुड़ गई। लेकिन तब तक उनमें से एक ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। डर की वजह से सितारा ने अपनी आंखें भींच ली। उसकी सांसें अटकने लगी थी। कराक की आवाज के साथ वो कलाई बुरी तरह से मुड़ी जिसने सितारा का हाथ पकड़ा था। एक दर्दनाक चीज उस सुनसान इलाके में गूंज गई, जिसे सुन सितारा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। अपने सामने आकर्ष को देखकर वो कितनी ज्यादा खुश हुई थी वो बता नहीं सकती थी। वो जल्दी से उसके सीने से लग गई तो आकर्ष ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। बे तू कहां से आया? चल निकल इधर से, ये माल अपुन का है। सबसे पहले इस पर अपुन की नजर पड़ी थी। थोड़े दूर खड़े एक लड़के ने कहा। जिसने सितारा का हाथ पकड़ा था वो तो जमीन पर बैठा बस अपना हाथ लटका हुआ देख रहा था और दर्द से आहें भर रहा था। लेकिन नशे में तुल उन लड़कों को अपना साथी नहीं सिर्फ सितारा दिख रही कि जिसे देखकर उनकी आंखें हवस से भर चुकी थी। माल? कैसा माल? मुझे तो यहाँ कोई माल दिखाई नहीं दे रहा, आकर्ष ने बिल्कुल नॉर्मल होकर कहा। अभी भी उसने सितारा का हाथ पकड़ा हुआ था। सितारा ने अपना चेहरा आकर्ष की तरफ कर रखा था जिससे उसके आंसू उसे साफ दिखाई दे रहे थे। हमसफर बनना चाहता हूं तुम्हारा, लेकिन उससे पहले हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। तुम चाहे मेरा साथ दो ना दो, लेकिन मुझे अपने साथ साए की तरह पाओगी हर जगह हर पल। आकर्ष ने उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहा तो सितारा का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है बेटा, अभी दो चार पड़ी ना तो सारी हीरोगिरी निकल जाएगी। इससे पहले कि तेरा कीमा बने यहाँ से निकल ले, इसी में तेरी भलाई है। कहीं ये ना हो लोग भलाई के चक्कर में अपनी हड्डियां तोड़वा बैठे, उनमें से दूसरे ने कहा। तो आकर्ष ने उन्हें और भी ज्यादा टेढ़ी नजर से देखा और बोला, पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग हो क्या इंजीनियर, बावर्ची या फिर डॉक्टर? साला कभी माल की बात करते हो, कभी कीमे की और कभी हड्डियों की। हम जो भी हो, लेकिन इस वक्त तेरे लिए तेरी मौत है, उनमें से तीसरे ने कहा और आकर्ष के पास आ गया। उसे खुद के करीब आते देखकर उसने सितारा को घुमाकर अपने पीछे कर लिया, जिससे बाकी के चार लड़के भी आगे की तरफ बढ़ गए। उन्हें अपने पास आते देख आकर्ष जोर से हंसने लगा और बोला, साले मौत को मौत का डर दे रहे हो? तुम्हारी चड्डी गीली हो जाती होगी इंजेक्शन देखकर, और मैं शुरू से लाशें बिछाते आया हूं। हमारी चड्डी गीली करेगा तू साले? एक ने गुस्से में लाल होते कहा और आकर्ष के मुंह पर घुसा जड़ने को हुआ। लेकिन फिर से एक दर्दनाक चीख गूंजी और वो दूसरा भी नीचे बैठकर अपना लटका हुआ हाथ देखने लगा, जिससे पीछे के चार आगे बढ़ने की वजह पीछे कदम लेने लगे। ना बेटा ना, जिस रास्ते तुम आए हो अब उसमें वापसी की कोई उम्मीद नहीं, अब तो हाथ की खारिश मिटाकर ही चैन पड़ेगा। कहते हुए आकर्ष उनकी तरफ बढ़ा और तेजी से उनको लपक लिया। सितारा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आकर्ष पर तो जैसे भूत सवार हो चुका था। वो एक के बाद एक उनको लात घुसे से मारे जा रहा था। वो लड़के पहले ही डर चुके थे, लेकिन खुद को आकर्ष की मार से बचाने के लिए उसका सामना करने लगे। वो चारों आकर्ष पर हमला करने की कोशिश करते, लेकिन आकर्ष उन पर अकेला ही भारी पड़ रहा था। जो दो पहले ही अपना हाथ तुड़वा कर बैठे थे वो तो बस अपने साथियों को पिटाई होते हुए देख रहे थे। तभी उन मार खा रहे लड़कों में से एक की नजर साइड में रखिए एक मोटे से सरिये पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। आकर्ष उन तीनों को पीटने में बिजी था तो वो जल्दी से उस सरिये की तरफ बढ़ा और उसे अपने हाथ में उठाकर आकर्ष की तरफ बढ़ने लगा। सितारा ने उसे देखा तो जोर से चीखने लगी, लेकिन इससे पहले कि उसकी चीख आकर्ष को सुनाई देती उस लड़के ने वो सरिया आकर्ष के सिर पर जोर से मार दिया था।
आकर्ष के सिर से खून तेजी से बहने लगा, जिसे देख सितारा एकदम सहम गई और चक्कर खाकर वहीं गिर गई। आकर्ष के सिर पर बहता खून देखकर सितारा एकदम सहम गई। उसका चेहरा एकदम सुन पड़ गया। वो पत्थर की तरह खड़ी रही और फिर अगले ही पल चक्कर खाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। आकर्ष के सिर से खून पानी की तरह बह रहा था। वो गुस्से में उस लड़के की तरफ पलटा जिसने उसे मारा था और उसे अपनी खून से भी ज्यादा लाल हो चुकी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें इस वक्त बेहद लाल थी। उसने सितारा की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। बेहोश हो तुम, लेकिन सुकून इस बात का है कि अब जो होगा तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, कहते हुए वो उस लड़के पर टूट पड़ा। अब तक सितारा के सामने होने की वजह से वो सिर्फ उन्हें पीट रहा था, लेकिन अब वो उन्हें बुरी तरह से तोड़ रहा था। वो वही सरिया अपने हाथों में लेकर उन पर चलाए जा रहा था। किसी की टांग टूटती तो किसी का हाथ, किसी की गर्दन ही टूट गई तो किसी का जबड़ा। वो खुद खून से सना उन्हें खून की होली में रंग रहा था। उनकी चीखें सुन उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि मुस्कान आ जाती। उसके लिए वो सब एक खेल जैसा लग रहा था। थोड़ी देर आकर्ष के सिर से खून बह रहा, खून सूख चुका था, लेकिन वो बाकी 5 पूरी तरह लहूलुहान दर्द से कराहते हुए नीचे जमीन पर पड़े थे। बेटा, जब बाप सामने हो तो ज्यादा जुबान नहीं चलाते, वरना बाप सख्त हो तो जुबान काटने में वक्त नहीं लगाता, आकर्ष ने उन लड़कों को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। जो आकर्ष सितारा के लिए मोम दिल था वो अब बिल्कुल पत्थर हो चुका था। उसकी आंखें इंसान की ना होकर राक्षस की प्रतीत हो रही थी। उन सबको तसल्ली से शांत करने के बाद आकर्ष सितारा की तरफ गया। वो अभी भी बेहोश थी। जब ये कायनात हमें अलग नहीं करना चाहती तो तुम क्यों मुझे दूर जाने की बेमतलब कोशिशें कर रही हो? हमारी किस्मत में जब एक दूसरे का साथ लिखा है तो उसे मिटाकर जुदाई तुम भी नहीं लिख सकती। वो उसके चेहरे पर हल्का सा झुका और उसके माथे को हल्का चूम उसे अपनी गोद में उठा लिया। थोड़ी देर बाद सितारा बेड पर लेटी हुई थी। उसने धीरे अपनी आंखें खोली और इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसे आभास हुआ कि वो वापस फ्लैट पर आ चुकी है। अगले पल ही बेहोश होने से पहले जो हुआ था वो उसकी आंखों के आगे तस्वीरों की तरह गुजरने लगा। आकर्ष, उसने धीरे से कहा तो जल्दी से दाई माँ उसके पास आई। वो कहाँ है? वो कैसे है अम्मा? उनके सिर पर चोट लगी थी अम्मा, बहुत सारा खून बह रहा था अम्मा। बताइए ना वो कहाँ है अम्मा? क्या हुआ उन्हें? कितना दर्द हुआ होगा? मुझे उन्हें देखना है अम्मा। बोलिए ना अम्मा कुछ। वो बदहवास सी परेशानी और हड़बड़ाहट में रोते हुए बोल रही थी। वो दाई माँ की बांह पकड़कर उठकर बैठ गई थी। बोलिए ना अम्मा, आप चुप क्यों है? कहाँ है वो? मुझे अभी उनके पास जाना है। प्लीज अम्मा, मुझे उनके पास ले चलिए ना। वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, लेकिन दाई माँ ने उसे कसकर पकड़ लिया। गुड़िया, तू संभाल खुद को, अक्कू बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, तुम बस आराम करो। नहीं, झूठ कह रही है आप, उनके चोट लगी थी अम्मा। बताइए ना कहाँ है वो? मुझे एक बार उन्हें देखना है, बस प्लीज उन्हें बुला दीजिए ना अम्मा। वो तड़पते हुए बोली तो अम्मा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी वजह से ही उनका ये हाल हुआ, मेरी वजह से उन्हें चोट लगी, इतना खून आया, सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही मनहूस हूँ, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती अम्मा, पर वो नहीं माने। उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरी वजह से उनकी जान पर बनाई, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी अम्मा, मैं मर जाऊंगी। वो अम्मा के पेट से लग रोते हुए बोले जा रही थी। वो रोते रोते चुप हुई और दाई माँ से अलग होकर अपने आंसू पोंछने लगी। नहीं, अब मैं उनके साथ और कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। मेरी वजह से अब उन्हें कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होगा। मैं अपनी मनहूसियत उनके ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। मुझे उनसे दूर जाना ही होगा। अब मैं उन्हें अपने करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगी। अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उनके लिए अच्छा यही होगा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर चली जाऊं, इतनी दूर कि मेरा साया भी उन तक ना पहुंच पाए। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोल रही थी। चुप हो जा गुड़िया, चुप हो जा। सब ठीक है मेरे बच्चे, किसी को तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। अम्मा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। सब मेरी वजह से ही हुआ है अम्मा। उनके यहाँ सिर पर इतनी गहरी चोट लगी थी, वो मुझे बचाने आए थे और उन लोगों ने उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनका खून बहने लगा। सब मेरी वजह से हुआ अम्मा, सब मेरी वजह से हुआ। अपने सिर पर हाथ लगाकर उन्हें बताती हुई वो नीचे बैठ गई और फिर से रो पड़ी। उसके आंसू अम्मा के दिल को चीर रहे थे। वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू बंद हो ही नहीं रहे थे। इससे पहले कि वो मेरे सामने आए, मुझे यहाँ से जाना होगा, उसने खुद को संभालते हुए कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई।
दाई माँ ने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने अपना हाथ दिखाकर उन्हें इशारा कर दिया और बोली, प्लीज अम्मा मुझे जाने दीजिए। अगर आप उन्हें खुश देखना चाहती है तो मुझे उनकी जिंदगी से जाने दीजिए। जब तक मैं उनके साथ रहूंगी उन्हें कोई ना कोई तकलीफ पहुंचाती रहूंगी। मेरा यहाँ ना होना ही आप दोनों के लिए सही होगा। खुद को संभाल वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकल गई, लेकिन दरवाजे पर ही किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अंदर की तरफ खींच लाया। उसने आकर्ष की आंखों में देखा तो आज पहली बार उसे उसकी आंखें गुस्से में जलती हुई नजर आ रही थीं। इतना गुस्सा उसे तब भी नहीं आया था जब उसने अपने जेवर उसे दिए थे। कहाँ जा रही हो? आकर्ष ने एकदम कड़क आवाज में पूछा तो सितारा ने दाई माँ की तरफ नजरें उठाकर देखा। अब तक तो वो कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि ना जाने वो बदहवासी में दाई माँ के सामने क्या क्या बोल गई। आकर्ष ने उसकी नजरें दाई माँ की तरफ देखी तो उसने आंखों ही आंखों में उन्हें इशारा किया तो दाई माँ दोनों को एक नजर देख कमरे से बाहर चली गई। उनके पीछे पीछे सितारा भी फिर से कमरे से बाहर जाने लगी तो आकर्ष ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। इस बार उसके चेहरे की नसें भी फूल गई थी। जब एक बार तुम्हें मना कर दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी तो क्यों तुम बार बार मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं? जब आपको पता ही है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना तो आप मेरे साथ जबरदस्ती कर ही क्यों रहे हैं? किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? हक? उसकी आंखों में देखकर बोलते हुए आकर्ष सा मुस्कुराया। मेरा तुम पर क्या हक है ये जानना चाहती हो तुम? वो पलट कर बोला। नहीं, आपको ये बताना चाहती हूं कि मुझ पर आपका कोई हक नहीं। उसने खुद को बिल्कुल कठोर कर जवाब दिया। दाई माँ के पीछे सितारा भी फिर से कमरे से बाहर जाने लगी तो आकर्ष ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। इस बार उसके चेहरे की नसें भी फूल गई थी। जब एक बार तुम्हें मना कर दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगी तो क्यों तुम बार बार मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं? जब आपको पता ही है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना तो आप मेरे साथ जबरदस्ती कर ही क्यों रहे हैं? किस हक से आप मुझे रोक रहे हैं? हक? उसकी आंखों में देखकर बोलते हुए आकर्ष सा मुस्कुराया। मेरा तुम पर क्या हक है ये जानना चाहती हो तुम? वो पलट कर बोला। नहीं, आपको ये बताना चाहती हूं कि मुझ पर आपका कोई हक नहीं। उसने खुद को बिल्कुल कठोर कर जवाब दिया। उसके जवाब पर आकर्ष फिर से उसकी तरफ पलटा और उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसे अपने पास आते देख सितारा पीछे हटने लगी, लेकिन आकर्ष ने उसे पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और उसकी आंखों में देखने लगा। मेरी आंखों में देखो और फिर से ये सवाल पूछो। सितारा ने 2 पल उसकी आंखों में देखा और फिर से अपनी पलकें झुका ली। तुम बेशक मंजूरी नहीं देती हो, लेकिन मुझे हक जताने की इजाजत इन झुकी हुई पलकों ने कब से दे दी है? सवाल पूछना है तो मुझसे नहीं अपने दिल से पूछो कि क्या सच में हम दोनों का एक दूसरे पर कोई हक नहीं? आकर्ष ने उसके चेहरे के बेहद करीब होकर कहा तो उसकी गर्म सांसें सितारा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी पलकें तक ना उठा सकी। लेकिन आज उसने खुद को बेहद कठोर बना लिया था, इसलिए वो बिना उसकी तरफ देखे उसके सामने से हटकर साइड हो गई और बोली, सवाल जवाब वहां किए जाते हैं जहां पर कोई रिश्ता कोई जिम्मेवारी हो। ना ही हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है और ना ही हम एक दूसरे के लिए किसी तरह से जिम्मेवार, तो सवाल जवाब का सवाल ही नहीं बनता। आपने मुझे बचाया, आपकी बहुत मेहरबानी है मुझ पर जिसे मैं ताउम्र याद रखूंगी, लेकिन इसके अलावा अब मुझे आपसे और कोई एहसान नहीं चाहिए। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं, लेकिन क्या अपने दिल को समझा पाओगी ये बात जिसने मेरे दिल से अपना नाता खुद ही जोड़ लिया? वो दीवार से लगकर खड़े होते हुए बोला। उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी और आंखें सितारा पर टिकी हुई थी। आप मुझे बातों में उलझा नहीं सकते, उसने तीखा होते हुए कहा। मैंने बातों में कहाँ उलझाया, ये तो 2 दिल हैं जो आपस में उलझ चुके हैं। उसने भी हाजिर जवाबी से जवाब दिया। आपको उलझना है आप उलझिए, मुझे इन खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं। खेल होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए जीने मरने का सवाल है ये। कोई नहीं मरता यहाँ किसी के लिए, सब खोखले दावे होते हैं। उसने दर्द से भरे चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हुए कहा। मरने के बाद कहा कहीं, मैं तो जीना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि ये जिंदगी ही तुम्हारी दी हुई है। कोई नहीं जीत सकता आपसे बातों में, कहते हुए वो बाहर निकलने को हुई। बातों में जीतना भी नहीं मुझे, बस दिल मुझ पर हार जाओ। आकर्ष ने झट से उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा। सितारा उसके सीने से आ लगी तो एकदम से दोनों के जिस्मों में कट सा दौड़ गया। वो जल्दी से उससे अलग हुई और पलटकर खड़ी हो गई। कोई खेल नहीं है जिंदगी जिसमें जीत हार लगी रहे। अभी बहुत लंबा सफर है जिंदगी का, जिसमें आपको बहुत कुछ पाना है। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़िए।
तुम हमसफर बन जाओ तो ये सफर हंसते हंसते पार कर लूंगा, और वादा रहा मंजिल बेहद हसीन होगी। वादा रहा तुमसे हमेशा आगे बढ़ूंगा, कभी पीछे मुड़कर ना खुद देखूंगा ना तुम्हें देखने दूंगा। जानता हूं मुझसे ज्यादा दर्द झेल चुकी हो तुम अपनी जिंदगी में, इसलिए अब दर्द से बचना चाहती हो, लेकिन वादा करता हूं दर्द का कभी साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। अतीत क्या था इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा आज और आने वाला कल सिर्फ तुम होगी, ये वादा करता हूं। आकर्ष ने उसके सामने आकर उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो सितारा बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आप करते होंगे प्यार, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं। आपका प्यार भी प्यार नहीं, सिर्फ जबरदस्ती है, और जबरदस्ती से पाया प्यार सिर्फ तन से हो सकता है, मन से नहीं। सितारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो आकर्ष के साथ उसके चेहरे से छूट गए। उसकी आंखों में नमी उतर आए। मुझे खुद से दूर करने के लिए अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो तो बहुत गलत है, क्योंकि इनसे मेरा फैसला तो नहीं बदलेगा, लेकिन दिल जरूर दुख रहा है। उसने फिर से दूर खड़े होते हुए कहा, अभी तो सिर्फ दिल दुखा है, अगर खुद को नहीं रोका तो पूरी जिंदगी दर्द बन जाएगी, और आप अपना फैसला नहीं बदल सकते तो मेरा फैसला बदलने का हक भी आपको नहीं। आखिरी बार कह रही हूं मैं आपसे, मेरे दिल में आपके लिए सिवाय इंसानियत के और कुछ भी नहीं। यहां से जाने का फैसला मैं कर चुकी हूं कि अब मैं यहां नहीं रहूंगी, तो मुझे और देरी नहीं करनी चाहिए। कहते हुए वो फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस बार आकर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा नहीं, बल्कि उसे कमर से पकड़कर दरवाजे से लगा दिया और बोला, जानना चाहती थी ना कि किस हक से रोक रहा हूं तुम्हें, तो सुनो। जिस हक से तुमने मुझे अपना बनाया उस हक से रोक रहा हूं तुम्हें। 3 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब तुमने मुझसे पहले खाना भी खाया होगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन बेचैनी में पागल होते हुए तुमने मेरा इंतजार नहीं किया होगा। जब जब मैं पीकर घर आया हूं तब तब जिस हक से अपनी आगोश में लेकर तुमने मुझे संभाला है उस हक से रोक रहा हूं। मेरे सामने नहीं आती तुम, लेकिन जब थका हुआ होता हूं तो चोरी से आकर सोते हुए के जूते उतार देती हो। जब मैं अपनी पसंद का रंग तुम्हें पहना दूं उसमें जिस हक से खुद को मेरे लिए संवार लेती हो उस हक से रोक रहा हूं तुम्हें। महादेव से जिस हक से तुम मेरे लिए प्रार्थनाएं करती हो उस हक से रोक रहा हूं तुम्हें। मेरी बेचैनी समझकर जिस हक से मेरा सुकून बनती हो उस हक से रोक रहा हूं तुम्हें। तुम कहती नहीं कि तुम्हें पसंद हूं मैं, लेकिन ये निगाहें जिस हक से मुझ पर ठहरती है उस हक से रोक रहा हूं तुम्हें। मेरे प्यार को जिस्मानी प्यार का नाम दे रही हो, लेकिन खुद जिस हक से मुझे अपनी रूह में लपेटे बैठी हो उस हक से रोक रहा हूं। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोलता जा रहा था और सितारा चुपचाप उसे सुने जा रही थी। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और उसकी बाहों में पत्थर हुई सितारा कांपने लगी थी। आज तक सिर्फ तुमसे कहा है कि तुम पर हक है मेरा, लेकिन आज उस हक को जताने जा रहा हूं। कहते हुए उसने अपने होंठ सितारा के माथे पर रख दिए। सितारा की आंखें स्वतः बंद हो गई, वो जड़ सी हिल भी ना पाए। जिस हक से खुद पर यह हक तुमने मुझे जताने दिया उस हक से रोक रहा हूं। उस खुदा पर विश्वास नहीं, मुझे तुम पर विश्वास कर तुम्हें अपना खुदा बनाना चाहता हूं। याद रखना अगर आज तुम गई तो विश्वास और आकर्ष दोनों टूट जाएंगे। उसकी आंखों में देखकर कहते हुए आकर्ष ने उस पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ दी और फिर अगले ही पल वहां से चला गया। सितारा बस उसे जाते देखती रही। आकर्ष ने जिस तरह अपनी बात कही और अपना हक उस पर जताया, सितारा बस उसे देखती ही रह गई। उसकी आंखों में बेहद विश्वास और उम्मीद से देखते हुए वो वहां से चला गया, लेकिन पीछे सितारा को बिल्कुल सुन्न कर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जाना तो वो भी नहीं चाहती थी यहां से, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि जो पहले ही टूटकर बिखर चुका है वो उसे और ज्यादा तोड़े। जो पहले ही दर्द से कल्प रहा है वो अपने हिस्से का दर्द भी उसे दे दे। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन फिर खुद को फिर से पत्थर करते हुए उसने अपने आंसू साफ किए और कमरे से बाहर आ गई। हाल में बैठा आकर्ष उसे ही देख रहा था। सितारा ने एक नजर उसे देखा, लेकिन उसकी नजर खुद पर पाकर उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। उसे नॉर्मल देख उसके दिल में उम्मीद थी बंधने लगी थी, लेकिन जल्द ही उसकी सारी उम्मीदें टूट गई जब वो दाई माँ की तरफ गई और बोली, चलती हूँ अम्मा, अपना ध्यान रखिएगा। दाई माँ तो उसकी बात सुनकर ही हैरान रह गई। वहीं आकर्ष, उसका तो चेहरा बिल्कुल दर्द से भर गया था। उसने अपने हाथों की मुठियां बांध ली और कुर्सी पर से खड़ा हो गया। सितारा ने अम्मा के पैर छुए, लेकिन जब उन्होंने काफी देर अपना आशीर्वाद नहीं दिया तो वो यूं ही साइड हुई और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू किया था और अपनी आंखों को बरसने से रोक रखा था। वो गुस्से में कमरे में वापस जाने लगा, तभी सितारा की चीख उसके कानों में गूंजी। वो जल्दी से अम्मा अम्मा चिल्लाते हुए दाई माँ की तरफ भागी और उन्हें अपनी बाहों में समेट नीचे जमीन पर गिर गई।
दाई माँ एकदम से बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद आकर्ष और सितारा दोनों कमरे के बाहर टहल रहे थे। डॉक्टर अंदर दाई माँ का चेकअप कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, लेकिन फिलहाल उन दोनों में से कोई भी ना ही एक दूसरे की तरफ देख रहा था और ना ही वो दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ने आकर्ष को अंदर बुलाया तो सितारा भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। देखिए, फिलहाल तो इनकी तबीयत सही है, लेकिन इनकी कंडीशन देखकर यही लग रहा है कि शायद इन्हें कोई सदमा लगा है। ऐसे में इनके सामने अब कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे इनको चिंता या परेशानी हो। इस उम्र में अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे में आपको इनका ज्यादा ध्यान रखना होगा। इनके सामने हालात सामान्य ही रखिएगा। डॉक्टर की बात सुन आकर्ष और सितारा दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा। एक के चेहरे पर मायूसी तो दूसरे के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। आकर्ष को इतना गंभीर देख सितारा को अब डर लगने लगा था। इस हालत में दाई माँ को छोड़कर जाना तो दूर, वो उन्हें छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर, उनका बेटा उन्हें कुछ नहीं होने देगा। अब ना ही उन्हें कोई परेशानी होगी और ना ही कोई उन्हें तकलीफ पहुंचा पाएगा। आकर्ष ने सितारा की तरफ देखकर कहा तो वो और भी ज्यादा सहम गई। अब उससे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी वजह से दाई माँ की जान खतरे में आए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात तो उसके लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। पर उसने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना, वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, बस आकर्ष को तकलीफ ना हो इसलिए उससे दूर जाना चाहती थी। डॉक्टर के जाने के बाद सितारा आकर्ष की तरफ बढ़ी, लेकिन उसे अपनी तरफ आते देखकर वो जल्दी से दाई माँ की तरफ गया और उनके बगल में उनका हाथ पकड़कर बैठ गया। सितारा उससे यूं ही देखती रही। वो जानती थी कि इस वक्त आकर्ष उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, क्योंकि उसने जो फैसला लिया था वो आकर्ष के हिसाब से सही नहीं था, लेकिन उसकी सोच और हिसाब के साथ उन दोनों का दूर रहना ही सही था। लेकिन अब उसे खुद का फैसला गलत लग रहा था। वो आकर्ष को हट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जाने अनजाने उसे हट कर बैठी। वो उसके साथ रहकर उसे खुद के दर्द में शामिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके दूर जाने से भी तो सिर्फ उसे दर्द ही मिलता। अब ये सोच सोच उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अब उसे उसका गुस्सा तो झेलना ही पड़ेगा। ये सोचते हुए वो उन दोनों के करीब आए और उसके सामने बैठकर धीमे से बोली, आप फिक्र मत कीजिए, अम्मा ठीक हो जाएगी। मेरे अपनों का ध्यान मैं खुद रख लूंगा, पराओं को जरूरत नहीं हम दोनों की चिंता करने की। आकर्ष ने यूं ही दाई माँ की तरफ देखकर कहा तो उसकी बात सितारा को बहुत बुरी लगी। आज आकर्ष ने पहली बार उसे पराया कहा था। हाँ, उसने पहले कभी उसे अपना नहीं कहा, लेकिन कभी पराया महसूस भी नहीं होने दिया था। वो फिर से कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही आकर्ष अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। उसके इस बेरुखी भरे व्यवहार से सितारा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन गलती उसकी थी इसलिए वो चुपचाप यूं ही बैठी रही। दाई माँ सो रही थी इसलिए उन्हें अच्छे से चादर ओढ़ाकर वो बाहर आ गई और आकर्ष को ढूंढने लगी। लेकिन आकर्ष घर पर था ही नहीं, शायद वो कहीं बाहर चला गया था। कहा था तुमसे, अगर तुम आज मुझे छोड़कर गई तो मेरा विश्वास और मैं खुद दोनों टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम तो चली थी मुझे छोड़कर, पर शायद किस्मत में फिर से हमारा साथ लिखा था इसलिए तुम जा नहीं पाए। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। तुम मुझे नहीं समझ पाई तो मेरे प्यार को क्या समझोगी, पर अफसोस है कि क्यों तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम्हें कितना चाहता हूं मैं। मुझे मारने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिंदगी देने वाली सिर्फ एक तुम थी, और अब साला लग रहा है ये जिंदगी भी बेवफा निकली। वो खुद पर व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा साथ तो लिखा है लेकिन तुम्हारा प्यार मेरी किस्मत में नहीं लिखा। तो क्या करूं ऐसा कि तुम्हें विश्वास हो मुझ पर कि तुम्हें संभाल लूंगा मैं। क्यों मेरे साथ आगे नहीं बढ़ पा रही तुम? क्यों मुझ पर विश्वास नहीं कर रही कि तुम्हारे हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगा मैं? जिंदगी के सफर में कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगा। खुद का विश्वास दांव पर लगाया था आज, लेकिन तुमने तो वो भी तोड़ दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही मर्जी तो यही सही। आज के बाद आकर्ष तुम्हारे सामने तो होगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुमसे प्यार तो फिर भी करूंगा मैं, लेकिन तुमसे प्यार मांगूंगा नहीं। तुम्हारा तो मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा बनने के लिए अब कभी नहीं कहूंगा। तुमने प्यार देखा है ना मेरा, अब मेरी बेरुखी देखना। जलेगा तुम्हारा दिल लेकिन मरहम नहीं लगाऊंगा मैं तो रो लूंगा मेरी जान, लेकिन आंखें सूखी तुम्हारी भी नहीं रहेंगी। टीस मेरे दिल में उठेगी तो कुछ दर्द तुम्हें भी महसूस होगा। कहते हुए आकर्ष ने अपने हाथ में पकड़ रखे शराब के गिलास को देखा और फिर दर्द से अपने होंठ भींचते हुए अपना हाथ इतनी जोर से गिलास पर कसा कि वो गिलास पल भर में चकनाचूर हो गया। उसका पूरा हाथ लहूलुहान हो चुका था। नशे में चूर वो उस बार चेयर से उठा और जेब से पैसे निकाल काउंटर पर रख वहां से बाहर आ गया। इधर सितारा कब से उसका इंतजार कर रही थी।
गलती की है मैंने, मैं मानती हूँ, लेकिन सजा दे सकते हो आप? यूं मुझे बेचैन कर खुद भी कहाँ चैन से होंगे आप? उसने आकर्ष की शर्ट को देखते हुए कहा, जिसे धुलने के बाद वो प्रेस कर समेट कर रख रही थी। कदमों की आहट पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो आकर्ष दरवाजे पर खड़ा था। उसे देख उसका गला सूखने लगा तो थूक गटक कर उसने उसे तर किया, लेकिन जब उसका ध्यान उसकी नशीली आंखों पर गया तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। गुस्सा और शिकायतें दोनों चेहरे पर झलक रहे थे। वो आगे बढ़ती उससे पहले ही आकर्ष उसके करीब आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।